हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2026 में 2 फरवरी से होने वाले बायोलॉजी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बिना स्किप किए हुए इसे अंत तक देखें। चलिए तो चलते हैं हम आज के लिए। तो हम लोग चलते हैं आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की अगर क्रिया विधि की अगर हम बात करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में चलती है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस जो कि अर्धसूत्री विभाजन जिसको आप लोग कहते हो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के जिसको आप लोग क्या कहते हो, मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज अवस्था में, अब इसका हिंदी भी यही होता है, प्रोफेज को प्रोफेज ही हम लोग बोलते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में आपकी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। अगला है आपका कि सहलगनता किस कारण से कमजोर हो सकती है। तो सहलगनता के कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है कि सहलगनता के कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है। तो सहलगनता के कमजोर होने की अगर हम बात करते हैं तो सहलगनता कमजोर कब पड़ेगा, जब सहलगन जीन के बीच की दूरी क्या करेगा, बढ़ेगा। सहलगन जीन के बीच की दूरी बढ़ने पर सहलगनता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर भी सहलगनता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इस अगला क्वेश्चन फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रिकम्बिनेंट मैप को किसने बताया। रिकम्बिनेंट मैप किसने दिया या किसने बताया, तो वो दिया था आपका अल्फ्रेड स्टेटिवेंट ने। अल्फ्रेड स्टेटिवेंट जो कि टी.एच. मॉर्गन के शिष्य थे, उन्होंने क्या किया था कि क्रोमोसोम पर जो जीन रेखीय रूप में उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर जो जीन जो होते हैं वो रेखीय रूप में उपस्थित होते हैं, तो ये इनके बीच की दूरी को इन्होंने बता दिया था, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट मैप कहते हैं। और ये किसने बताया था, तो जो टी.एच. मॉर्गन के जो शिष्य थे अल्फ्रेड स्टेटिवेंट, उन्होंने बताया था। दो जीन के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है, तो दो जीन के बीच की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो उसे किस में मापा जाता है, तो वो मापा जाता है सेंटीमॉर्गन में। किस में मापा जाता है, सेंटीमॉर्गन में। सेंटीमॉर्गन में सी स्मॉल है और एम आपका कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ हम चलते हैं, 5वां नंबर। तो 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्या कहता है, 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका कि क्रॉसिंग ओवर किस क्रोमोसोम के बीच होता है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा समजात क्रोमोसोम के बीच होगा। अगर एक्स है तो एक्स क्रोमोसोम, अगर 21वां नंबर पेयर्स है तो 21वें नंबर के क्रोमोसोम पेयर्स के साथ ही होगा, यानी कि समजात क्रोमोसोम। जैसे कि एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, तो समजात क्रोमोसोम के बीच होगा। जैसे कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम है, ये अगर एक्स क्रोमोसोम है तो ये दूसरा भी क्रोमोसोम कैसा होगा, एक्स क्रोमोसोम। और जब भी चलेगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच चलेगा। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तो इस क्रोमोसोम का कोई हिस्सा इस पर और इस क्रोमोसोम का हिस्सा इस पर आएगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कहलाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में ये क्रोमेटिड है, ये टुकड़ा क्या है आपका, क्रोमेटिड। यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा क्या कहलाएगा, क्रोमेटिड। तो इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड टूट करके इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज कर जाएगा, तो ये होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। और ये किसके बीच होगा, तो समजात क्रोमोसोम के बीच होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन है कि वंशागति संबंधित, एक मिनट, वंशागति संबंधित मेंडल के प्रयोग या परिणामों को पुनः खोज, सॉरी यहाँ पे की ज़्यादा बेटर होगा। वंशागति संबंधी मेंडल के प्रयोग या परिणामों की पुनः खोज किसके द्वारा किया गया था, तो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, मेंडल के नियम को या फिर मेंडल के प्रयोग को या मेंडल के परिणामों को रीडिस्कवर कराया था, पुनः खोज करवाया था। वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो वो थे आपके डिब्रिज, कोडेंस और वान सेरमोक। आप इनको डिब्रिज, कोडेंस और सेरमोक ये शब्द याद करके रखना, ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मेंडल के नियमों को या फिर प्रयोग को या परिणामों को किसने पुनः खोज करवाया है, तो मेंडल के प्रयोग या परिणामों को पुनः खोज कराने में 3 वैज्ञानिक का योगदान रहा, डिब्रिज का, कोडेंस का और सेरमोक का। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने बताया कि गुणसूत्र का व्यवहार जीन के समान होता है, यानी कि क्रोमोसोम का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा कि जीन का व्यवहार होता है। ये बात किसने बताया था, तो वाल्टर सटन। ऐसे आप इसको सटन और बोबरी से याद कर सकते हो, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। तो किसने बताया कि गुणसूत्र का व्यवहार जीन के समान होता है, तो सटन तथा बोबरी ने ये बात को हमें बताया था। अगला है कि मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी जीन कौन है।
मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी जीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जीन है आपका ABC। यहाँ पे तीनों जीन मिल करके त्वचा के कलर, हमारे शरीर के जो मनुष्य की जो त्वचा के कलर होते हैं उसको डिसाइड करता है। जैसे कि अगर जीन प्ररूप कुछ इस प्रकार से अगर होंगे तो ये व्यक्ति में जो होगा वो मेलेनिन ज़्यादा होगा, पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा, वो व्यक्ति काला ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति जैसे कि अगर दोनों स्मॉल a हो जाए, दोनों स्मॉल b हो जाए, दोनों स्मॉल c हो जाए, ऐसे कंडीशन में उनका जो रंग होगा हल्का रंग होगा, यानी वो वाइट होंगे, ज़्यादा उनमें मेलेनिन देखने को नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा काला नहीं दिखेंगे व्यक्ति, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑटोसोम की संख्या मनुष्य की कोशिका में कितनी होती है। तो ऑटोसोम कितनी होती है, तो टोटल क्रोमोसोम हमारे एक कोशिका के अंदर कितना होता है, 46। कितना होता है, 46 होता है। 46 में से 44 जो क्रोमोसोम होते हैं वो लिंग डिटर्मिनेशन में, यानी कि लिंग के पता करने में मदद नहीं लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अलिंग क्रोमोसोम। और अलिंग क्रोमोसोम ही क्या कहे जाते हैं, तो ऑटोसोम कहे जाते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होगी, अगर संख्या की बात करते हैं तो 44 बोल सकते हो, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो आप लोग, 22 पेयर्स बोल सकते हो। जोड़े में अगर हम बात करेंगे तो 22, और ऐसे सिंपल बात करेंगे तो 44। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर पूछ दे कि एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो हम कितना बोलेंगे, 46। और ऑटोसोम की संख्या कितना होगा, 44। ऑटोसोम को और क्या कहोगे, अलिंग क्रोमोसोम हम लोग कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑलोसोम क्या कहे जाते हैं। तो ऑलोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम। तो आपको ध्यान में रखना है, जिससे लिंग का पता चलता है उसको लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे कि X और Y है ना, ये दोनों क्रोमोसोम से हमें मेल और फीमेल होने का पता चलता है। अगर XX है तो ये होगा आपका फीमेल्स, और अगर XY है तो ये क्या होगा, आपका मेल होगा, पुरुष होगा, ठीक है। तो इससे लिंग का पता चलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम। तो ऑलोसोम की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो ऑलोसोम 2 हो गया, और ऑटोसोम की संख्या पूछ दिया तो कितना बोलेंगे, 44। तो ये हो गया आपका 44 और ये हो गया 2, तो टोटल मिलाकर के हो गया हमारा 46। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऑटोसोम कितने होते हैं, 44, जिसको आप 22 पेयर्स कह सकते हो। ऑलोसोम कितना होता है, 2, यानी कि 1 पेयर। और ऑलोसोम कितने होते हैं, ऑलोसोम होते हैं 1 पेयर यानी कि 2। और ऑलोसोम क्या कहे जाते हैं, तो लिंग क्रोमोसोम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इसे हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर से जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।